नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। आगे बढ़ने से पहले एक दो जरूरी बातें। न्यूज लॉन्ड्री पूरी तरह से विज्ञापन मुक्त पत्रकारिता के लिए कटिबद्ध है। हमारा मानना है कि भारतीय पत्रकारिता की गिरती साख और मौजूदा दुर्दशा की वजह उसका पूरी तरह से सरकारी और कॉरपोरेशन के विज्ञापनों पर निर्भरता है। अगर पत्रकारिता को जनहित और देशहित की तरफ लाना है तो इसे विज्ञापन से मुक्त बनाना होगा। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही एक प्रयास है। हमें आपके समर्थन और योगदान की जरूरत है। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इससे हमें नए दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। दरबार पुराने ढर्रे पर लौट रहा था। फिर से सरकारी बुलडोजर पर सवार होकर न्याय बांट रही थी। आर्यावर्त फिर से मीम और ट्विटर ट्रेंड के ओवरडोज में मस्त हो गया था। दरबारियों का एक बड़ा हिस्सा इस बात पर मगन था कि डंकापति ने तीसरी बार शपथ लेकर नेहरू की बराबरी कर ली है। नेहरू को नीचा दिखाने और नेहरू के बराबर आने की हवस का यह दोहरा खेल बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था। इन सब के बीच फंसे हुए थे संजय, जिनके ऊपर जनतंत्र की अभिव्यक्ति के अधिकारों का भारी भरकम बोझ था। धृतराष्ट्र का चेहरा जून महीने के आर्यावर्त का मानचित्र बना हुआ था। सरसर सरसर कनपटियों से पसीना बह रहा था। भिश्ती पानी छिड़कता, सेवक पंखा झलता, लेकिन किसी विधि आराम नहीं मिल रहा था। गर्मी देह निचोड़ रही थी। मजबूरन दरबार में बैठे थे, लेकिन मन गर्मी से बेचैन था। जाहिरन उन्हें किसी शीतल बयार वाली खबर की जरूरत थी। ऐसी खबर जो उनकी रूह को आफजा कर सके, यानी किलस्ती गर्मी से आत्मा को तरोताजा कर सके। इसी उम्मीद से उन्होंने चितवन संजय की ओर घुमाई। जवाब में संजय ने आत्मा को तृप्त करने वाली खबर धृतराष्ट्र को सुनाई। महाराज, डंकापति इन दिनों यूरोप के दौरे पर हैं। पूरा देश चिलचिलाती गर्मी से बेहाल है और डंकापति मैडम मेलोनी के साथ रील बना रहे हैं। Hello from the Melody team. धृतराष्ट्र रूह को तर करने वाली जिस शीतल खबर की उम्मीद कर रहे थे वह खबर मिल गई थी। मिलोनी संग डंकापति की तस्वीर देखते ही उनकी बेचैन तबीयत के भीतर फूल खिल गए। धृतराष्ट्र अभी इस राहत का लुत्फ उठा ही रहे थे कि संजय ने एक और धमाका किया। किस्मत हो तो डंकापति जैसी। 3 महीने से चुनावों के दौरान जनता के बीच यह बात फैलाते रहे कि चुनावों के बाद दोनों शहजादे इटली घूमने निकल जाएंगे। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। और चुनाव खत्म होते ही डंकापति खुद ही इटली छुट्टी मनाने निकल गए। धृतराष्ट्र थोड़ा तल्ख लहजे में बोले, छुट्टी मनाने गए हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिए इटली गए हैं डंकापति? संजय थोड़ा सहम गए। साहस बटोर कर बोले, माफी महाराज, वैसे तो डंकापति का सारा आयोजन राष्ट्र निर्माण के लिए ही होता है। यह इटली यात्रा भी राष्ट्र निर्माण अभियान का हिस्सा है। जानकारों का कहना है कि डंकापति की इटली यात्रा का बहुत खास मकसद है। उन्होंने 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था का जो शगुफा आर्यावर्त की रियाया को दिया है, उसका फार्मूला मैडम मेलोनी के पास ही है। पिछली बार जब मैडम मेलोनी आर्यावर्त आई थी, तभी से डंकापति के साथ उनकी गाढ़ी दोस्ती हो गई थी। मैडम मेलोनी सम्मोहन वशीकरण विद्या में पारंगत हैं। उस यात्रा के दौरान मैडम मेलोनी ने डंकापति को भरोसा दिया था कि तुमको इस सम्मोहन विद्या से अभिसिंचित 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था वाला सम्मोहिनी मंत्र हम देंगे। इसका इस्तेमाल आर्यावर्त की रियाया पर करके तुम अजर अमर हो जाओगे। तभी से डंकापति सम्मोहिनी मंत्र की उम्मीद में मैडम मेलोनी के आगे पीछे घूम रहे हैं। संजय जारी रहे, आपको तो पता है महाराज, आर्यावर्त में सम्मोहन विद्या काफी पुरानी है। इसकी जड़ें इटलीगढ़ की रानी से जुड़ी हैं।
शास्त्रों में इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या के नाम से भी जानते हैं। प्राचीन समय में इस विद्या का इस्तेमाल साधु और साध्वियां सिद्धियां हासिल करने के लिए करते थे। यह बहुत गुप्त सिद्धियां हैं जिसे पाने के लिए डंकापति इतनी कठिन साधना कर रहे हैं। सम्मोहन की स्थिति सपने जैसी अवस्था होती है। सम्मोहित हुआ व्यक्ति बहुत सारे रोजमर्रा के काम कर सकता है, परंतु उसे इस बात का एहसास नहीं होता कि वह क्या कर रहा है। बहुत देर से संजय की बकवास सुने जा रहे धृतराष्ट्र से अब रहा नहीं गया। वो बोल पड़े, यह तो बड़े काम का मंत्र लेने गए हैं डंकापति, मिल जाए तो बात बन जाए। संजय ने कहा, वो तो है महाराज, लेकिन फिलहाल स्थितियां ऐसी हैं कि डंकापति खुद ही सम्मोहन में फंसे दिख रहे हैं। एक बार इस जाल से निकलें तो रियाया के ऊपर सम्मोहन का जाल फेंकें। धृतराष्ट्र समझ गए कि संजय फिर से बातों की जलेबी छान रहा है, जरूर बात कुछ और है। उन्होंने संजय को आदेश के लहजे में पूछा, क्या बात है, साफ साफ कहते क्यों नहीं? संजय ने कहा, दरअसल महाराज डंकापति ने ऐसे ऐसे शागिर्द पाल रखे हैं कि क्या ही कहें। ऐसे ही एक शागिर्द हैं स्वामी वज्र खुरपेंची महाराज, यथा नाम तथा गुण। 24 घंटे खुरपेंच में लिप्त रहते हैं। पहले विपक्ष की खुरपेंच में लगे रहते थे, अब कुछ दिनों से डंकापति की नाक में उंगली कर रखी है। डंकापति गए थे 5 ट्रिलियन का वशीकरण मंत्र लेने। स्वामी वज्र खुरपेंची महाराज ने आर्यावर्त में ढोल पीट दिया कि डंकापति तो बिन बुलाई बारात में दूल्हा बनना चाहते हैं। मोदी को सिर्फ G7 कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित किया गया था, न कि वहां भाषण देने के लिए, क्योंकि भारत महत्वपूर्ण देशों के G7 समूह का सदस्य नहीं है। तो फिर वे वहां क्यों गए? हमें यह झांसा देने के लिए कि उन्हें शीर्ष सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था। यह तो वही बात हुई कि किसी की शादी में जाना और बाद में यह दावा करना कि वही दूल्हा है। यह सुनकर धृतराष्ट्र ने कहा, स्वामी वज्र खुरपेंची महाराज बहुत पहुंचे हुए संत लगते हैं। संजय ने बिना संकोच सहमति में सिर हिलाया, बहुत पहुंचे हुए संत हैं महाराज, पर डंकापति के एक दुश्मन हो तो छोड़ भी दें, यहाँ तो हर आदमी उनका दुश्मन बन गया है। जैसे तैसे तूफान से कश्ती निकाल कर किनारे पर लगाया था, तब तक इलोनोवा ने हल्ला कर दिया, यूरेका यूरेका, ईवीएम हैक, ईवीएम हैक। हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हटा देनी चाहिए। इसके एआई या इंसानों द्वारा हैक किए जाने की बेहद कम ही संभावना है, लेकिन फिर भी खतरा बहुत है। धृतराष्ट्र ने पूछा, ये इलोनोवा कौन है? संजय ने कहा, मत पूछिए महाराज, डंकापति एकदम भन्नाए घूम रहे हैं। इलोनोवा कहीं मिल जाए तो लगे हाथ दू कंटाप लगाएंगे। धृतराष्ट्र को लगा कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने पूछा, ये इलोनोवा इतना बड़ा आदमी है कि ट्विटर, ओह सॉरी, एक्स पर कुछ बोल दिया तो डंकापति परेशान हो गए? क्यों नहीं इलोनोवा का ट्विटर हैंडल आर्यावर्त में बैन करवा देते हैं? डंकापति की तो बाएं हाथ का खेल है। संजय समझ गए कि धृतराष्ट्र को हालात की जटिलता का अंदाजा नहीं है, उन्हें तफसील से समझाना होगा। उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाने की गरज से कहा, बात को समझिए महाराज, डंकापति इलोनोवा का हैंडल बैन नहीं करवा सकते, वरना इलोनोवा उनका हैंडल उखाड़ सकता है। इलोनोवा ट्विटर, ओह सॉरी, एक्स का मालिक है। अब धृतराष्ट्र के सामने तस्वीर साफ हो चुकी थी। उन्होंने कहा, क्या डंकापति ने इतना बड़ा हमला बिना जवाब दिए झेल लिया? संजय ने कहा, नहीं, उनके एक शागिर्द हैं चंद्रशेखर तिरुवनंतपुरम वाले, उन्होंने बाइज्जत इलोनोवा से लोहा लेने की कोशिश की। यह काफी सामान्यकृत बयान है। इसका अर्थ तो यह हुआ कि कोई भी सुरक्षित हार्डवेयर बना ही नहीं सकता। ये तो पूरी तरह गलत है। इलॉन मस्क के विचार अमेरिका और अन्य जगहों पर लागू हो सकते हैं, जहां वे इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनों के निर्माण के लिए नियमित तौर पर कंप्यूटरीकृत प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारत में बनने वाले ईवीएम अलग तरह से डिजाइन किए गए हैं। वे सुरक्षित हैं और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से जुड़े नहीं हैं। न उनमें नेटवर्किंग है, न ब्लूटूथ, वाईफाई और न ही इंटरनेट है, यानी कि उन्हें एक्सेस करने का कोई रास्ता नहीं है। इसमें फैक्ट्री द्वारा पहले से प्रोग्राम किए गए कंट्रोलर लगे हैं, जिन्हें फिर से प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को भारत ने जैसे बनाया है, उन्हें सुरक्षित और मजबूत भी बनाया जा सकता है। और ये सब हमें इलॉन को सिखाने में खुशी होगी। इलोनोवा ने यह कहकर चंद्रशेखर बाबू की हवा निकाल दी कि एनीथिंग कैन बी हैक्ड। ये कहानी सुनकर धृतराष्ट्र को धक्का लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना जल्दी रायता फैल जाएगा। इलोनोवा के झटके से अभी धृतराष्ट्र उबरे भी नहीं थे कि संजय ने डंकापति के बिखरे शिराजे से एक और कहानी पेश कर दी। महाराज, डंकापति को उनके अपने ही कुनबे वाले अब घेर घार कर निपटाने की फिराक में हैं। पहले परिवार के मुखिया ने नसीहत दी, आखिर सबको देश ही चलाना है ना।
दो पक्ष है, विरोधी पक्ष कहते हैं, मैं प्रतिपक्ष कहता हूँ। वो विरोधी नहीं है, उसको विरोधी मानना भी नहीं चाहिए। चुनाव लड़ने में भी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा का पालन नहीं हुआ। अब 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? इसके बाद मुखिया के 2 मातहतों ने तीखे सुर में डंकापति को खुला संदेश दिया। जिस पार्टी ने भक्ति की अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। On the social media tell RSS ने काम नहीं किया, RSS ने काम नहीं किया. You have to invite them to work. No, they have their own work. If I call out BJP leader and ask him what about a local candidate, he doesn't respond. How should I work then? I'm talking of my own experience. Simply experience of many people. So this kind of arrogance, or high-handedness, that was the hallmark. अंदर बाहर चौतरफा डंकापति की घेरघार सुनकर धृतराष्ट्र के कानों से रक्तधार फूट पड़ी। उन्होंने इशारे से संजय को चुप रहने को कहा। उनके चेहरे पर जो भाव थे वो कह रहे थे कि बस करो, अब और सुना नहीं जाता। लिहाजा संजय चुप हो गए। धृतराष्ट्र एक बार फिर से माथे पर चुहचुहा आए पसीने को पोंछते हुए सिंहासन से उठ गए। सभा बर्खास्त हो गई। वो अंतःपुर को लौट गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। इस हफ्ते हम टिप्पणी का स्तर थोड़ा सा गिराने जा रहे हैं, क्योंकि हम इनकी बात करने जा रहे हैं। मदरसे साधारण स्कूल नहीं होते। हर आतंकी के बीज को खोदिए, उसकी जड़ के पास की मिट्टी वही मदरसा है जहां से वो हर काफिर से घृणा करना सीखता है और एक दिन वह कर जाता है जिसके लिए उसे तैयार किया जाता है। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यूं भी कहा जाता है कि लंबी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे खींचना होता है। कोई कितना भी गिर जाए, इनसे नीचे कोई नहीं गिर सकता। गिरने के मामले में ये विश्व चैंपियन है। खासकर नफरती, सांप्रदायिक, फेक खबरों के मामले में इनकी गिरावट का अब तक कोई सानी नहीं मिला है। इनके सबसे बड़े शुभचिंतकों में रंगा बाबू और मोहतरमा स्मिता प्रकाश की पूरी जमात है। The right wing content was organic. The left wing content was built up. So it's all. You're talking numbers now. No, I'm just talking about even the reach. I mean, you may not. जैसे right wing content का आप example दीजिए। अजीत भारती। हाँ. Totally organic है। खुलेआम जहरीली बयानबाजी, नफरती लफाजी और लफंगई वाली अदा को स्मिता प्रकाश की जमात राइट विंग इन्फ्लुएंसर मानती है। इनका दुख ये है कि राइट विंग इन्फ्लुएंसर इतना पीछे क्यों हैं। मोहतरमा और इनके चेलों को पता नहीं कि जहर की खेती ज्यादा दिन तक चलती नहीं। खैर, इनकी सारी जमा पूंजी ये है कि ये धड़ल्ले से गाली गलौज कर सकते हैं, फेक न्यूज़ फैला सकते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल सकते हैं। इनकी इन्हीं प्रतिभाओं का आकलन करके कर्नाटक पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली। FIR इस कारण से दर्ज हुई। राहुल गांधी ने क्लेम किया है कि राम मंदिर को जो है हम हटा देंगे और बाबरी को पुनः लाएंगे। लेकिन इस जहरीले आदमी का यह इकलौता बयान नहीं है। इसे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई सरकार बदले या न बदले। चुनाव के दौरान ये व्यक्ति इस तरह की तमाम अनर्गल कहानियां फैलाता रहा। दंगाइयों और आतंकियों का बचाव करना, मंदिरों और शिवलिंग को लेकर उपहास करना और इन सारे घृणित कृत्यों को जस्टिफाई करना तुम्हारा मूल धर्म बन चुका है और तुम्हें हिंदू पार्टी के मंत्रालय में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। 2015 से 23 तक की हर रामनवमी पर अनगिनत पत्थरबाजी इसी बार के चुनाव में शून्य कैसे हो जाती है, जब इंडी गठबंधन हर स्तर पर हिंदुओं को बांटने और मुसलमानों को एकजुट करने में लगा हुआ। भारत में यह छोटे स्तर की छिटपुट दिखने वाली घटनाएं भारत की विशालता में खो जाती हैं, पर मुझे लगता है कि यह सुनियोजित षड्यंत्र है या ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स का ही परिष्कृत संस्करण है। नहीं, धर्म और राजनीति को जो है मिक्स नहीं करना चाहिए, बिल्कुल मिक्स करना चाहिए। मिक्स कीजिएगा तभी राम मंदिर बनता है, नहीं तो राम लला टेंट में आज के भी डेट में बैठे रहते। ये हमें और आपको बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए। यह खुलेआम झूठ, फेक, नफरती बयानबाजी करता रहा, लेकिन तंत्र के कान पर जू नहीं रेगी। जब इसने झूठ बोला कि राहुल गांधी राम मंदिर गिराकर बाबरी मस्जिद बनवाएंगे, तब भी नहीं। जब इसने कहा कि लोगों ने अपने घरों की छतों पर ईंट पत्थर रखे हैं, तब भी नहीं। और जब राहुल गांधी के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के बयान को इसने सीधा मुसलमानों का बयान बताया, तब भी तंत्र के कान पर जू नहीं रेंगी। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है।
लेकिन जब इस नफरती चिंटू के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हो गई, तब कुछ पार्टी के मुखपत्र पत्रकारों को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर खतरा दिखने लगा। अब कांग्रेस ने निशाने पर अजीत भारती को लिया है। अजीत भारती ने कोई नया वीडियो नहीं बनाया है, पुराना वीडियो निकालकर अब मामला दर्ज कराया गया है। हम अजीत भारती के साथ हैं। ऐसे मामले दर्ज होने लगे और गिरफ्तारी होने लगी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहाँ रह जाएगी। #I support अजीत भारती। इनको आपने तमाम खबरिया चैनलों पर हर दिन लगने वाले मुर्गा बाजार में चोंच लड़ाते देखा होगा। 2012 का चुनाव अगर किसी को याद हो तो भारतीय जनता पार्टी की 47 सीट थी और आज भारतीय जनता पार्टी 255 सीटों वाली पार्टी है विधानसभा। जितना काम बुनकरों और कारीगरों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, पिछले 60-70 वर्षों में नहीं हुआ। जिस तरह की स्थितियां हैं, कांग्रेस पूरी तरह से टूटकर बिखर गई है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं है कि छिंदवाड़ा सीट भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में लंबे समय के बाद एक किसी नेशनल पार्टी को इस तरह से समर्थन मिल रहा है, दक्षिण से उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक। और ये जिसको हम कहते हैं कि देश की लीडरशिप पर नरेंद्र मोदी ब्रांड इस बार और मजबूत हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे कार्यकाल में ही अपने तीसरे कार्यकाल की बात करते थे और बड़ी स्पष्टता से कहते थे कि हमारे तीसरे कार्यकाल में दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल होगा। जो आधारभूत चीजें हैं उसको दुरुस्त करेंगे, बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म होंगे और उसमें कोई मुझे जरा सी भी रुकावट नहीं दिखती। पार्टी विशेष की मिजाज पुरसी को ये राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं। आपको लगेगा कि ये क्या बात हुई, तो आप खुद ही देख लीजिए इन्होंने खुद चुनाव से पहले क्या क्या दावे किए थे। हर्षवर्धन त्रिपाठी का अनुमान एनडीए 375 से 400। मेरा अभी भी ये मानना है कि भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। ऐसा नहीं हुआ तो मैं मानूंगा कि देश की राजनीति समझने में अभी मुझे बहुत काम करना है। पता नहीं इन्होंने भारतीय राजनीति को फिर से समझना शुरू किया या नहीं। मैं एक बात इनसे बस कहना चाहूंगा कि जिसे आप राजनीतिक विश्लेषण कहते हैं, उसे बहती गंगा में हाथ धोना और हवा का रुख देखकर बहना कहते हैं। राजनीतिक विश्लेषण इससे ज्यादा बारीक, तटस्थ और तथ्यपरक होने की मांग करता है। जो आप करते हैं उसे विशफुल थिंकिंग कहते हैं, यानी मेरा मन ऐसा चाहता है या फिर मेरी इच्छा ऐसी है। और जब आप विशफुल थिंकिंग की चपेट में होते हैं, तब राजनीति शास्त्र के सिद्धांत, राजनीति के आकलन का वैज्ञानिक नजरिया, राजनीति की व्यवहारिक परतों की समझ शून्य हो जाती है। इसकी जगह ले लेती है मैं ऐसा सोचता हूं, मैं ऐसा चाहता हूं। इन्हीं दो बातों को आप राजनीतिक विश्लेषण मान बैठे हैं और अपने नाम के साथ राजनीतिक विश्लेषक का ठप्पा चिपका लिए हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जमीन से कटे विशफुल थिंकिंग की चपेट में पड़े लोग जनता की करवट, उसके बदले हुए मिजाज को देखना समझना भूल जाते हैं। इस बार भी वही हुआ। सब कुछ बहुत साफ दिख रहा था, खासकर उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये स्टूडियो से ड्राइंग रूम की परिक्रमा करते हुए भाजपा एनडीए को 400 पार पहुंचा रहे थे। अब ये एक नफरती चिंटू के बयानों को अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला बता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि राम मिलाई जोड़ी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देश में डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए होने वाली नीट प्रवेश परीक्षा गंभीर सवालों के घेरे में है। हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इस बात के पुख्ता संकेत हैं कि नीट परीक्षा के पेपर लीक हुए। देश के अलग अलग हिस्सों में कई छात्र संगठन नीट यूजी 2024 परीक्षा में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक के आरोप लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन तमाम तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए नए नवेले एचआरडी मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। जबकि बिहार के पटना, पूर्णिया और गोपालगंज से एकदम अलग कहानी सामने आ रही है। कटिहार से 8, पूर्णिया से 4, वैशाली से 2, गोपालगंज और पटना से एक शख्स समेत कुल 14 लोगों को कथित तौर पर पंजीकृत उम्मीदवारों की जगह परीक्षा देते हुए गिरफ्तार किया गया। वहीं सॉल्वरों के खिलाफ अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं। मंत्री जी एफआईआर को मानने को तैयार नहीं हैं।
पेपर लीक हुआ या नहीं, इसे हम फिलहाल किनारे रख देते हैं और जो तथ्य उपलब्ध हैं उनकी रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं कि दरअसल हुआ क्या, किस तरह का मजाक उन 24 लाख छात्रों के साथ हुआ जो मेडिकल परीक्षा में बैठे थे। मोटी मोटा कुल 4 गड़बड़ियां इस बार नीट की परीक्षा में सामने आई हैं। पहली तो इम्पर्सोनेट करना, यानी असली छात्र के स्थान पर कोई और परीक्षा दे रहा था। दूसरा, पेपर पहले से लीक हो गया था, जैसा कि पटना में दिखा। तीसरा, परीक्षा सेंटर नकल करवा रहे थे, जैसा कि गुजरात के गोधरा में हुआ। और चौथा, परीक्षा शुरू होने में देरी हुई, जिसके कारण 1563 छात्रों को कृपांक यानी ग्रेस मार्क से पास किया गया। इसमें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पारदर्शिता नहीं रखी। हम मेडिकल कॉलेजों की स्थिति को जान लेते हैं। देश में MBBS की कुल करीब 1,10,000 सीटें हैं। इन्हें नीट परीक्षा के जरिए भरा जाता है। इस बार इन 1 लाख सीटों के लिए करीब 24 लाख छात्रों ने 5 मई को परीक्षा दी थी। औसतन एक सीट के लिए 24 छात्र किस्मत आजमा रहे थे। इन 1 लाख सीटों में करीब 55,000 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं, बाकी निजी मेडिकल कॉलेजों की सीटें हैं। ज्यादातर मेधावी छात्रों की कोशिश होती है कि अच्छी रैंक आ जाए ताकि सरकारी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश मिल सके। सरकारी मेडिकल कॉलेज कई लिहाज से प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से बेहतर हैं। अव्वल तो इनकी फीस निजी कॉलेजों के मुकाबले बहुत कम होती है। दूसरी चीज, सरकारी कॉलेजों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया होता है। लैब से लेकर फैकल्टी और आधुनिक मशीनों और तकनीकों की उपलब्धता आदि सरकारी कॉलेजों में बेहतर होती है। अब इस बार हुई नीट परीक्षा के रिजल्ट पर नजर डाल लेते हैं। इस साल नीट में 100% यानी 720 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 67 है। यह एकदम असाधारण और अविश्वसनीय नंबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से सफाई दी गई कि परीक्षा का पेपर आसान था। यह लचर तर्क है। जिन 67 छात्रों के 100% अंक आए हैं, उसमें से 44 छात्र ऐसे हैं जिन्हें ग्रेस मार्क मिला था। उन्हें अगर हटा दें तो 100% अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 23 होती है। साल 2023 में 100% अंक लाने वाले छात्र सिर्फ 2 थे। साल 2022 में सिर्फ 1 छात्र यह कर पाया था और साल 2021 में सिर्फ 3 और 2020 में सिर्फ 2 छात्र 100% अंक ला पाए थे। यह पचनीय बात नहीं है कि अचानक से 67 छात्रों के 720 अंक आ जाएं। बात यह है कि इस वर्ष पेपर तुलनात्मक रूप से आसान था और पंजीकरण की संख्या में भारी वृद्धि हुई थी, जिस कारण टॉपर्स की संख्या बढ़ गई। अब छात्रों के नजरिए से इस स्थिति का आकलन करते हैं। एम्स इस देश का सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज है। वहां पर MBBS की कुल 56 सीटें हैं। अब अगर टॉपर यानी एक ही नंबर पर 67 छात्र हैं तो आप अपने टॉपर्स को भी सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं दे सकते। कितने शर्म की बात है। थोड़ा और आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो शर्म बढ़ती जाएगी। इस साल 715 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 225 है, जबकि पिछले साल सिर्फ 4 छात्र इस संख्या तक पहुंचे थे। 710 अंक लाने वाले इस साल 407 छात्र हैं, जबकि पिछले साल सिर्फ 27 छात्रों के 710 अंक आए थे। इस साल 705 अंक लाने वाले छात्रों की संख्या 542 है, जबकि पिछले साल सिर्फ 94 छात्र यहां तक पहुंचे थे। क्या ये आंकड़े ये भरोसा पैदा करते हैं कि सब कुछ ठीक है और नीट की परीक्षा ईमानदारी से हुई है? कुछ और भी बातें हैं जिनसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। मसलन 1563 छात्रों को चुपके से इस बात के लिए ग्रेस मार्क दिया गया कि उनकी परीक्षा देर से शुरू हुई थी। यह किसको किस आधार पर दिया गया, इसमें कोई पारदर्शिता नहीं बरती गई। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद जब विवाद बढ़ गया, तब NTA ने घोषणा की कि 1563 छात्रों की फिर से परीक्षा होगी या फिर वो बिना ग्रेस मार्क के अपनी रैंकिंग को स्वीकार करें। 1563 छात्रों के जो ग्रेस मार्क्स उन्हें दिए गए थे वो रद्द कर दिए गए हैं। जी हां, और अब इन छात्रों को 2 विकल्प दिए गए हैं, या तो दोबारा एग्जाम दें या फिर बिना ग्रेस मार्क्स के जो उनके नंबर बनते हैं उनके आधार पर वो काउंसलिंग में शामिल हों। पटना में क्या हुआ? पटना के शास्त्री नगर इलाके में स्थित DAV स्कूल में नीट परीक्षा का सेंटर था। पुलिस ने 5 मई को परीक्षा के बाद इस सेंटर पर परीक्षा देने वाले आयुष नाम के एक छात्र को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि उसे परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गया था। पटना के एक हॉस्टल में आयुष और उसके जैसे 25 और छात्रों को एग्जाम पेपर और आंसर उपलब्ध करवाए गए थे।
एग्जाम से पहले वाली रात को इन तमाम छात्रों को यह आंसर रटवाए गए थे। अगले दिन नीट के एग्जाम में 100% वही सवाल आए जिन्हें रटवाया गया था। इसके लिए एक एक छात्र से 20-20 लाख रुपए लिए गए थे। बिहार पुलिस ने अब तक इस केस में 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना पुलिस ने छात्रों की निशानदेही पर उस हॉस्टल पर रेड की तो वहां पर कुछ जले हुए कागज मिले। पुलिस को शक है कि यह कागज नीट का वही लीक्ड प्रश्न पत्र हो सकता है। इसके लिए पटना पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने एनटीए से ओरिजिनल प्रश्न पत्र मांगा है ताकि उसकी फॉरेंसिक जांच करवाई जा सके, मगर एनटीए की तरफ से अभी तक प्रश्न पत्र उपलब्ध नहीं करवाया गया। गोधरा में क्या हुआ? गुजरात के गोधरा कस्बे में एक स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षक सहित 5 लोगों को नीट परीक्षा पास कराने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों पर 27 अभ्यर्थियों से 10-10 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। 9 मई को दर्ज एफआईआर के मुताबिक इस मामले का पर्दाफाश गोधरा के एक स्कूल में हुआ जिसे नीट यूजी के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया था। कुछ लोग मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए गलत काम कर रहे थे। इसके बाद परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार लोगों में स्कूल के प्रिंसिपल, बड़ोदरा के शिक्षा सलाहकार और उनके सहयोगी शामिल हैं। जलाराम स्कूल के प्रिंसिपल समेत 5 लोगों को कथित तौर पर नीट यूजी परीक्षा में छात्रों की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये परीक्षा 5 मई को आयोजित की गई थी। पुलिस के अनुसार छात्रों को उत्तर पुस्तिकाओं में रिक्त स्थान छोड़ने का निर्देश दिया गया था ताकि बाद में शिक्षक उन्हें पूरा कर सकें। पिछले 15 दिनों से देश का गोदी मीडिया मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी लौट रहे हैं तीसरी बार। 8 जून ये वो तारीख है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन चुनाव हार गया है। वो अपनी हार मान ही नहीं रहा, बल्कि ये बता रहा है कि हार तो मोदी गए। मोदी तो तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं बॉस, तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं बॉस। जिस दिन 18वीं लोकसभा का रिजल्ट सामने आया उसी दिन नीट का रिजल्ट आ गया और छात्रों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ भी सामने आ गया। एक शोर पूरे देश में गूंज रहा है जो है री नीट, यानी नीट परीक्षा फिर से आयोजित हो। लेकिन मजाल है कि दरबारी मीडिया, इसके हुड़क चुल्लू एंकराएं इस मुद्दे पर सरकार से 2 सवाल पूछ सकें। G20 की तरह भारत G7 देशों का भी स्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समिट में एक विशेष सदस्य के तौर पर आमंत्रित किया गया है। और इस समिट में आज प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे कार्यकाल के अपने पहले विदेश दौरे के लिए इटली रवाना हुए हैं। दुनिया में इस वक्त मजबूत नेतृत्व की कमी है। ऐसे में लोकतांत्रिक तौर पर तीसरी बार जीते नरेंद्र मोदी की भूमिका काफी अहम हो जाती है। हिंदुस्तान भले ही G7 का सदस्य न हो, लेकिन पूरे एशिया में सिर्फ उसे ही बुलावा भेजा गया है, जो अपने आप में काफी कुछ कहता है। हालांकि भारत G7 देशों का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के न्योते पर पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए गए। पापा ने वॉर रुकवा दी, लेकिन पापा पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते 5 सालों में देश के 15 राज्यों में कुल 41 पेपर लीक हो चुके हैं। यह समस्या बीमारी बनकर फैल गई है, जिसका तत्काल इलाज बहुत जरूरी है। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, तो खोल दी हैं। इस हफ्ते की रिपोर्ट बीबीसी हिंदी से है। कुवैत में एक बहुमंजिला इमारत में आग लगने से 49 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 40 भारतीय थे। इस हादसे से केरल के कई परिवारों में मातम छा गया है। केरल के कोल्लम में रहने वाले कुछ भारतीय परिवारों पर यह ग्राउंड रिपोर्ट है। कुवैत के मंगाव शहर में एक रिहायशी इमारत में बुधवार को आग लगने से कम 49 लोगों की मौत हो गई है। मारे गए इन 49 लोगों में से 40 भारतीय हैं। इस दर्दनाक हादसे में केरल के शमीर की भी मौत हो गई है। शमीर बीते 4 सालों से कुवैत में ड्राइवर थे। वो 5 साल पहले यहाँ से गए थे। 2 साल पहले वो वापस आए थे, तभी उनकी शादी हुई थी और फिर वो वापस कुवैत चले गए थे। वो कुवैत में गाड़ी चलाने का काम करते थे। हमें आज सुबह 11 बजे इस बारे में पता चला। नजीब जो शमीर के साथ काम करता था, उसी ने हमें सूचित किया। अस्पताल ले जाने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। उनका शव फिलहाल सरकारी अस्पताल में है। शमीर की पत्नी और मां को उनकी मौत के बारे में नहीं बताया गया है। उनसे बताया गया है कि वो आईसीयू में है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। आप हमें इस QR कोड को स्कैन कर भी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।